एवरीवन, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास प्राइमरी डाटा कलेक्शन के क्या मेथड्स हैं और हम सेकेंडरी डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाटा कलेक्शन क्या होता है। सो इट इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। कि हम क्या करते हैं, मान लो जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो हमें डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसी डाटा पे हम कुछ टेस्ट लगाएंगे, फिर उसी को इंटरप्रेट करके हमने जो हाइपोथेसिस बनाई है उसको चेक करेंगे कि हमें उसको रिजेक्ट करना है या उसको एक्सेप्ट करना है। तो हमारा डाटा कलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी रिसर्च प्रोसेस में। तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, ये ध्यान रखना है कि इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू फाइंड आंसर टू रिसर्च प्रॉब्लम्स, टेस्ट हाइपोथेसिस एंड इवेल्युएट आउटकम्स। कि हम डाटा कलेक्शन यानी कि डाटा को गैदर करके, इन्फॉर्मेशन को गैदर करके ही हम हमारी रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर, इट इज़ अ सिस्टमैटिक वे ऑफ गैदरिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम्स। तो इन्होंने एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दी है जो कि बिल्कुल सेम है ऊपर वाली जैसे ही। सो डाटा कलेक्शन एक सिस्टमैटिक वे में इंफॉर्मेशन को गैदर करना होता है ताकि हम क्या करें, हमारी जो स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर सकें। ठीक है, तो पर्पस क्या होता है? टू ऑब्टेन एक्यूरेट, रिलायबल एंड वैलिड डाटा। कि डाटा कलेक्शन का पर्पस क्या होता है कि हमें एक्यूरेट यानी सही, रिलायबल और वैलिड डाटा चाहिए। मतलब जो हमें चाहिए डाटा, हम उसी तरह का डाटा कलेक्ट करते हैं। सो टू इंश्योर दैट इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन आर बेस्ड ऑन एविडेंस। यानी कि जैसे मान लो हम कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं और हमने कोई एक कंक्लूजन बोल दिया, तो अगर हमने डाटा कलेक्ट करके उसको चेक किया होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी जो हमने एक पर्टिकुलर आंसर या जो पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट निकाली है या हमने जो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को प्रूव किया है वो हमारा एविडेंस के बेसिस पे है। और वो एविडेंस किसके बेस पे है कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया हमने उसके ऊपर रिसर्च करके देखी है। सो टू एंश्योर ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च फाइंडिंग, तो ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए, क्योंकि अगर मान लो हम डाटा कलेक्ट नहीं करेंगे तो हम उस चीज़ को जर्नलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर है टाइप्स ऑफ डाटा। तो हमारे पास सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो अब इसको कैसे समझते हैं? सपोज एक तो आप ये मानो कि अगर आपको नोट्स बनाने हैं, अगर आपने खुद बुक में से ढूंढ के नोट्स बनाए हैं तो वो क्या हो गया कि आपने प्राइमरी डाटा, हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। मान लो किसी और ने नोट्स बनाए, आपने उससे मांगे और आपने नोट्स बना दिया, तो वो क्या है? सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा क्या होगा? कलेक्टेड फर्स्ट हैंड बाय द रिसर्चर, यानी रिसर्चर खुद जाके उस डाटा को कलेक्ट करता है। वो डाटा पहले से अवेलेबल नहीं है, खुद फर्स्ट हैंड कलेक्ट किया जाता है वो। ठीक है, सो स्पेसिफिकली गैदर्ड फॉर द करंट रिसर्च प्रॉब्लम। की स्पेसिफिकली हम उसको गैदर करते हैं। एग्जाम्पल जैसे इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, एक्सपेरिमेंट, इनके थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डाटा किसी और ने कलेक्ट किया है बट हम क्या करते हैं, उसको रीयूज़ करते हैं, तो वो होता है हमारा सेकेंडरी डाटा। सोर्सेज जैसे गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आती है, जैसे मान लो हमारे एग्ज़ाम होते हैं या कुछ भी, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ पे हम स्पेसिफिक डाटा कोड करते हैं, तो वो किसी ने कलेक्ट किया, वो किसी ने पहले से ही उसको बना रखा है और हम उसको क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो वो क्या होता है, मान लो कोई एक स्पेसिफिक रिपोर्ट आती है, जैसे कोई फॉरेस्ट की रिपोर्ट है, हम अगर हमें फॉरेस्ट का लिखना होता है तो हम उस रिपोर्ट में से डाटा कोड कर देते हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट की रिपोर्ट हो गई, जर्नल्स हो गए, अलग अलग डाटा बेस हो गए, टेक्स्ट बुक्स हो गई, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप्स है, पहला क्वांटिटेटिव, दूसरा क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव क्या होता है? जो न्यूमेरिकल हो, मेजरेबल हो या स्टैटिस्टिकली एनालाइज कर सके जिसको। और क्वालिटेटिव क्या होता है कि मान लो जो डिस्क्रिप्टिव हो, जिसको हम नंबर्स में नहीं लिख सकते, बेस्ड ऑन द मीनिंग और एक्सपीरियंस। अब मैं आपसे पूछूं कि मान लो आपने अभी कोई रिसेंटली कोई पार्टी की या फिर आप कहीं घूमने गए, तो क्या आप उसको नंबर्स में उस डाटा को बता सकते हो? नहीं बता सकते। वो क्या एक एक्सपीरियंस है, उसको डिस्क्रिप्टिव वे में ही बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो आपके इमोशंस है, क्या आप अपने इमोशंस को एक क्वांटिटेटिव वे में बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो उस तरह का डाटा हमारा क्वालिटेटिव होता है, और जिनको हम नंबर्स में कर सकें वो क्या होता है? वो हमारा क्वांटिटेटिव डाटा होता है। ठीक है, तो मेजर मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन में हमारे पास दो तरह की डाटा कलेक्शन मेथड्स होते हैं। पहला प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड और दूसरा हमारा सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड। तो हम दोनों को डिटेल में कवर करते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी डाटा कलेक्शन क्या होता है? प्राइमरी डाटा कलेक्शन की कुछ मेथड्स है। तो सबसे पहले मेथड है हमारे पास ऑब्जर्वेशन मेथड।
ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि मान लो किसी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंस हो रहा है या कुछ पर्टिकुलर चीज़ हैपन हो रही है और हम क्या कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। अब सिंपली देखने से और ऑब्जर्वेशन में एक डिफरेंस होता है कि अगर सिंपली देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम ऑब्जर्व करेंगे, बट जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो एक सिस्टमेटिक वे में होते हैं। हमें पता होता है कि हमें कौन सा बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, कौन से पे कितना ध्यान देना है। तो हमारे ऑब्जर्वेशन होती है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से होती है, और जो हम नॉर्मल ऐसे सिंपली किसी चीज़ को देखते हैं तो वो अलग होता है। ठीक है, हम देख रहे हैं बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व एक सिस्टमैटिक मेथड है। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन इज अ सिस्टमैटिक डायरेक्ट वॉचिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ अ फिनोमिना और बिहेवियर एज इट नेचुरली अकर्स, कि जैसे वो नेचुरली होता है उसको हम वैसे ही देख लेते हैं। ठीक है, द रिसर्चर आइदर पार्टिसिपेट और ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस, कि रिसर्चर उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकता है या फिर दूर से भी ऑब्जर्व कर सकता है। ये हम इसके टाइप में भी कवर करेंगे। तो की पॉइंट्स इंक्लूड कि ये हमारा एक ओल्डेस्ट मेथड है सोशल और बिहेवियरल साइंस में। दूसरा कि हमें फर्स्ट हैंड डाटा देता है बिना किसी, मतलब कि हमें कोई ये नहीं है कि हम रिस्पोंडेंट से कुछ पूछ रहे हैं या कुछ उसके पास में जाके पता कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिंपली फर्स्ट हैंड डाटा मिलेगा, हमें रिस्पोंडेंट के ऊपर बेस नहीं होना पड़ता कि वो कुछ बताएगा तभी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम उसको जो वो काम कर रहा है उसको क्या कर रहे हैं, सिंपली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, सो डाटा कलेक्टेड में बी क्वालिटेटिव, कि वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है और वो क्वान्टिटेटिव भी हो सकता है ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या है, सबसे पहले कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अब कंट्रोल्ड में क्या होता है कि हम कोई भी ऑब्जर्वेशन को क्या करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं। ठीक है, मतलब वो एक हम लेबोरेटरी जैसी सेटिंग बनाते हैं और फिर उसमें क्या करते हैं, उसमें हम जो रिस्पोंडेंट या फिर जो इंडिविजुअल है जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं उसको उस लेबोरेटरी में रखते हैं और उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मान लो कि एग्जांपल लेते हैं कि हमने पेवलव की क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी है, तो उसने क्या किया था, उसने एक लेबोरेटरी में एक वो किया था, एस्टेब्लिशमेंट की थी हर एक चीज़ की, और फिर उसने डॉग के बिहेवियर को क्या किया था, नेचुरली ऑब्जर्व किया। तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। फिर है अनकंट्रोल या नेचुरलिस्टिक, कि नेचुरल एनवायरनमेंट में होती है। अगर मान लो पेवलव यही कंडीशन किसी अंदर मान लो गली में कोई भी डॉग के ऊपर करता तो वो क्या होता, वो नेचुरलिस्टिक होती या अनकंट्रोल होती। बट उसने क्या किया, उसने लेबोरेटरी में की, उसकी जो कंडीशंस थी वो कुछ उसने मेंटेन करके रखी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। फिर है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी कि रिसर्चर खुद उस स्टडी का या उस ग्रुप का पार्ट होता है जहाँ पे ऑब्जर्वेशन हो रही होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कोई टीचर डेमो देने आया, ठीक है, तो एक तो क्या करते हैं कि मान लो हम कैमरे में से ऑब्जर्व करते हैं, तो वो क्या है, मतलब प्रिंसिपल या जो टीचर होता है जो उस डेमो देने टीचर आया उसको ऑब्जर्व कर रहा है, या तो वो कैमरे से ऑब्जर्व कर लेगा, वो क्या हो गया, वो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो गया। एक ही हो गया कि मान लो अगर प्रिंसिपल को उस टीचर को ऑब्जर्व करना है तो वो उन स्टूडेंट के बीच में आके बैठ जाएगा, है ना, तो वो क्या हो गया, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो रिसर्चर उस ग्रुप का पार्ट बन जाता है, तब उसको हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। और जब रिसर्चर दूर से या बाहर से ऑब्जर्व करता है तो उसको हम नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। इसकी एडवांटेज क्या है कि हमें डायरेक्ट और रियल लाइफ डाटा मिल जाता है, इसमें हमें रिकॉल बायसनेस नहीं आती, कि मतलब ये नहीं है कि अगर मान लो हम कोई इंडिविजुअल है जिससे पूछ रहे हैं, अगर हमें कुछ पूछना होता तो उसकी मेमोरी के बेसिस पे होता, वो बायसनेस भी दिखा सकता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो वो प्रेजेंट में काम कर रहा है हम सिंपली उसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। कैन रिकॉर्ड नॉन वर्बल बिहेवियर, कि मतलब ऐसा बिहेवियर भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो वो बोल नहीं रहा बट स्टिल बॉडी लैंग्वेज भी कुछ चीज़ होती है, जैसे कि किस तरह के जेस्चर्स कर रहा है, किस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन है, वो सारी चीज़ें भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। यूज़फुल फॉर स्टडिंग चिल्ड्रन एंड एनिमल्स, की चिल्ड्रन और एनिमल्स को ऑब्जर्व करने के लिए ये बहुत यूज़फुल है। लिमिटेशन क्या है कि ऑब्जर्वर बायस, कि मान लो हमने इसमें ये तो बोल दिया कि जो रिस्पोंडेंट है या जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं उसकी कुछ बायसनेस नहीं आ रही, बट स्टिल क्या होता है कि जैसे मान लो अगर मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ तो मेरे अंदर कुछ उसकी पहले मान लो प्री कंसीव्ड मैंने कुछ परसेप्शन बना रखी है, ठीक है, तो हमारी जो परसेप्शन है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में वो क्या करेगी, वो हमारी रिसर्च या हमारी स्टडी को इम्पैक्ट करेगी। तो जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है उसकी बायसनेस इसमें आ सकती है। तो सब्जेक्टिविटी में इन्फ्लुएंस द
रिजल्ट्स। फिर क्या है कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग है और समटाइम्स इट मे बी कॉस्टली और डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व रेयर और प्राइवेट बिहेवियर, मतलब कुछ इस तरह के बिहेवियर्स होते हैं जो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जो उनकी प्राइवेसी के लिए सही नहीं है, तो हम उस तरह के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और कुछ रेयर बिहेवियर होते हैं वो भी हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट है इंटरव्यू मेथड। अब इंटरव्यू मेथड में क्या होता है कि मान लो हमने देखा होगा कि कोई भी हम मान लो जैसे वाइवा देने जाते हैं, तो वो भी एक काइंड ऑफ इंटरव्यू ही है ना। जैसे हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी हमारा इंटरव्यू होता है, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बाद में एक इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट हमारे होता है, तो वो भी एक इंटरव्यू की फॉर्म है। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन होता है एक इंटरव्यूअर के बीच में और एक जो रिस्पोंडेंट होता है उसके बीच में, टू ऑब्टेन द डाटा, कि हम डाटा को ऑब्टेन करने के लिए क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है। सो जो इंटरव्यूअर होता है वो क्वेश्चंस पूछता है और फिर हमारे उनके आंसर्स रिकॉर्ड होते हैं। तो की पॉइंट्स की ये एक इंटरेक्टिव सेशन होता है कि मतलब दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, और इन डेप्थ डाटा कलेक्शन होती है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन में बी स्ट्रक्चर्ड और ओपन एंडेड एंड कैन बी यूज्ड इन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, कि दोनों रिसर्च में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और क्वेश्चन हमारे स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं और ओपन एंडेड भी। अब इसके बेसिस पे इसके टाइप्स भी है। अब टाइप्स में क्या है कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यानी कि कुछ ऐसे इंटरव्यू होते हैं जिसमें पहले से ही क्वेश्चन डिसाइड होते हैं कि हमें कोई भी इंडिविजुअल आए उसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछने हैं, कि मान लो हमने स्पेसिफिक क्वेश्चन लिख रखे हैं कि हमें ये प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन ही पूछने होते हैं। दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यानी कि ये फ्लेक्सिबल होता है कि हम देखते हैं जैसे मान लो यूपीएससी का इंटरव्यू होता है, तो वो क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ होता है कि मतलब आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, उस इन्फॉर्मेशन में से उन्होंने एक पर्टिकुलर पॉइंट उठाया और पूछ लिया, फिर जो आंसर दिया उसमें से कुछ निकाला और पूछ लिया, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है, ओपन एंडेड होता है। ठीक है। तो ये है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। फिर है हमारे पास सेमी स्ट्रक्चर्ड, यानी कि इसमें कुछ तो फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं कि मतलब कुछ तो आपको यही क्वेश्चन पूछने हैं, और कुछ क्या होती है, कुछ आपको फ्रीडम होती है कि आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ऊपर दो वालों का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल देंगे, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। एडवांटेज की डेप्थ एंड रिचनेस ऑफ डाटा। फिर है कि क्लैरिफिकेशन एंड प्रूविंग, कि मान लो हमने कुछ क्वेश्चन पूछा तो अगर जो आगे वाला बंदा है या जो रिस्पोंडेंट है वो क्या कर सकता है, वो बता सकता है, वो क्लैरिफिकेशन दे सकता है। ठीक है। इसमें हाइयर रिस्पॉन्स रेट होता है क्वेश्चनियर से कंपेयर करें तो, कि क्वेश्चनियर में तो ये होता है कि उसके ऊपर उनको पता है कि कोई देख तो रहा नहीं, तो अगर हम रिस्पॉन्ड करेंगे तो भी ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो भी ठीक है। बट इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं होता, हमें पता है कि हम डायरेक्ट आमने सामने बैठे हैं तो हमें आंसर करना है। ठीक है। तो इसमें रिस्पॉन्स रेट भी ज़्यादा होता है। कैन ऑब्जर्व नॉन वर्बल क्यूज़, जैसे यही सेम चीज़ जो हम पर्सनैलिटी टेस्ट देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उसमें ये भी तो देखा जाता है कि एक इंडिविजुअल, अगर मान लो हम कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसमें इंडिविजुअल स्ट्रेस में आ रहा है, तो वो कैसे रिएक्ट करता है, कि उसके हाथ कैसे मूव करते हैं, वो किस तरह से एक्ट करेगा, किस तरह से बात करेगा, तो वो सारे नॉन वर्बल क्यूज़ है ना, वो सारे भी हम इंटरव्यू के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। लिमिटेशन क्या है कि इसमें जो इंटरव्यूअर है उसकी बायस आ सकती है, कि मान लो मेरी पहले से ही एक इंडिविजुअल है जो मेरे को नहीं पसंद और मैं उसी का इंटरव्यू ले रही हूँ, तो मेरी पर्सनल बायस आएगी उसमें। इसमें ट्रेनिंग और स्किल की रिक्वायरमेंट है कि कोई भी इंडिविजुअल सिंपल नॉर्मल इंडिविजुअल इंटरव्यू नहीं ले सकता, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है कि आपको इस तरह से इंटरव्यू लेना है। टाइम कंज्यूमिंग भी है और एक्सपेंसिव भी है, और जो रिस्पोंडेंट का मूड है या सोशल डिज़ायरेबिलिटी है वो भी इफ़ेक्ट कर सकती है। अब सोशल डिज़ायरेबिलिटी, मान लो कि मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, मान लो मैंने पेट्रियार्की से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा एक इंडिविजुअल से, तो अब उसके व्यूज़ है ना पेट्रियार्की, वो इस तरह से देगा जो हम सुनना चाहते हैं। ठीक है। मतलब वो इस तरह से अपने आंसर को क्या मैनिपुलेट करेगा, या इस तरह से अपने आंसर को प्रेजेंट करेगा कि जो हमें अच्छा लगे, मतलब वही बोलो जो कानों को सुनने के लिए अच्छा लगे, चाहे इन रियल में उसके व्यूज़ कुछ भी हो। ठीक है। तो उसका मूड किस तरह का है वो भी हमारे आंसर्स को इम्पैक्ट कर सकता है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। फिर आता है क्वेश्चनियर मेथड। इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चनियर, एक रिटन लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, जिसमें जो रिस्पोंडेंट है वो अपना आंसर देते हैं, और इसके अंदर रिसर्चर की प्रेजेंस नहीं होती, कि मान लो जैसे हमने लार्ज सैंपल पे डाटा कलेक्ट करना है तो हमने क्वेश्चनियर बांट दिए। मेनली रिसर्च में यही होता है कि हम क्वेश्चनियर देते हैं बहुत सारे इंडिविजुअल को, और वो अपने रिस्पोंडेंट होते हैं वो अपने आंसर्स राइट करके देते हैं। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं, एक होता है क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड। अब क्लोज एंडेड में मान लो कि एक क्वेश्चन है
ठीक है, एक क्वेश्चन है और उसके मान लो 4 आंसर है, तो उन 4 आंसर्स में से किसी एक को टिक करना है। तो ये क्या हो गया कि मतलब हमें गिवन है ऑप्शंस, उन गिवन ऑप्शन में से ही हमें चूज करना है। तो इसको हम बोलते हैं क्लोज एंडेड, जिसके अंदर फिक्स्ड रिस्पॉन्सेज होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है ओपन एंडेड, यानी कि इसमें हम फ्री रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो हमारे पास ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड होते हैं, जिसमें हम फ्री रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं और जिसमें फिक्स्ड रिस्पॉन्स होता है उसको हम क्लोज एंडेड बोलते हैं। फिर आता है एडवांटेज, तो ये इकोनॉमिकल है क्योंकि लार्ज सैंपल पे हम कंडक्ट कर रहे हैं तो हमारे पैसे कम लगेंगे। दूसरा कि जो रिस्पोंडेंट होता है उसके अंदर उसके पास फ्रीडम होता है, टाइम होता है आंसर के लिए, कि मान लो एक तो हम इंटरव्यू में करें तो इंटरव्यू में तो क्वेश्चन पूछा और वो हमें आंसर करना होगा। ठीक है, वो हमारे ऊपर एक काइंड ऑफ प्रेशर तरह की कुछ चीज़ हो जाती है, बट हमारे पास इतना मतलब सभी को दिया है तो क्वेश्चनियर में ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे पास टाइम होता है टू आंसर। एंश्योर्स एनॉयमिटी, यानी कि उसमें हमें पता नहीं होता कि किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने क्या किया है, जो आंसर है वो दिया है, क्योंकि हम एक तो कॉन्फिडेंशियल भी रखते हैं रिसर्च को, और ज़रूरी नहीं है कि जो इंडिविजुअल क्वेश्चनियर फिल कर रहा है वो अपना नाम भी लिखे। तो अगर वो चाहता है कि उसकी डिटेल है वो कॉन्फिडेंशियली मेंटेन हो तो जो एनॉयमिटी आ जाती है, यानी कि हमें पता नहीं होता कौन से इंडिविजुअल ने क्या आंसर दिया है, तो शायद ऑनेस्ट आंसर्स भी आए, तो इसमें कोई बायसनेस भी नहीं होती। अब लिमिटेशन क्या है कि लो रिस्पॉन्स रेट इफ़ मेल, कि रिस्पॉन्स रेट कम होता है, कि मान लो अगर कोई आपके पास कोई भी आए लिंक आए क्वेश्चनियर का तो आप उसको इग्नोर कर देते हो, है ना, तो लो रिस्पॉन्स रेट होता है। नो कंट्रोल ओवर हु फिल्स इट, कि हमारा कंट्रोल भी नहीं होता कि कौन फिल करे। अगर मान लो हमने सपोज आपको दे दिया और मैंने बोला कि कल ये क्वेश्चनियर फिल होना चाहिए, आपने अपने छोटे भाई बहन से करवा लिया, तो हमें पता नहीं होता कि कौन इसको फिल कर रहा है। मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है कि मान लो क्वेश्चन किसी तरह से दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है और आपने उसको समझ कुछ और लिया। ठीक है, तो मतलब समझने में भी प्रॉब्लम आ सकती है कि एक इंडिविजुअल उस क्वेश्चन को किस तरह से समझ रहा है और दूसरा किस तरह से समझ रहा है, उन दोनों में डिफरेंस हो सकता है। फिर ओनली सूटेबल फॉर लिटरेट रिस्पोंडेंट, अब क्वेश्चनियर हम उनको तो नहीं दे सकते जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको पढ़ना ही नहीं आता, तो कैसे वो क्वेश्चनियर फिल करेंगे। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है कि हम इसको सिर्फ लिटरेट इंडिविजुअल पे ही लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड है हमारे पास शेड्यूल मेथड। अब ये क्वेश्चनियर के जैसा ही है, बट डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा क्वेश्चनियर होता है वो हमारा रिस्पोंडेंट होता है, वो खुद फिल करता है, बट हमारा जो शेड्यूल होता है वो इंटरव्यूअर फिल करता है। ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग पर्सनल कॉन्टैक्ट विद रिस्पोंडेंट, की पर्सनल कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रिस्पोंडेंट खुद फिल करता है। ठीक है, एडवांटेज क्या है कि जैसे मान लो आपका टेस्ट हो रहा है, एक आप टेस्ट खुद कर रहे हो, एक मैं आपके साथ बैठी हूँ, मान लो मैं ही कुछ आपसे फिल करवा रही हूँ, अगर मैं बैठी हूँ तो आप क्या करोगे, आप रिस्पॉन्स सभी का दोगे, और अगर मान लो खुद करते तो आप ऐसे ही मतलब इग्नोर कर देते कि ठीक है देना है, पता तो चलेगा नहीं, तो कोई क्वेश्चन आप फिल करते कोई नहीं करते। बट अगर मैं आपसे करवा रही हूँ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा तो आप उसका रिस्पॉन्स दोगे, तो इसमें क्या होता है हाई रिस्पॉन्स रेट। ठीक है, क्लैरिफिकेशन कैन बी गिवन इमीजिएटली, मान लो आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखा है और आपको वो क्वेश्चन नहीं आया, और अगर मैं ही आपसे फिल करवा रही हूँ, यानी कि आपसे पूछ रही हूँ और मैं फिल कर रही हूँ, तो मैं आपको उसका मतलब भी समझा सकती हूँ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये इसका मतलब है। ठीक है, सो एक्यूरेट डाटा ड्यू टू इंटरव्यूअर असिस्टेंस, और इसमें चांसेस होते हैं कि कंपैरेटिव टू क्वेश्चनियर कि हमारे पास जो आंसर आएगा या जो डाटा आएगा वो एक्यूरेट होगा। सूटेबल व्हेन लिटरेसी इज़ लो, कि मतलब लिटरेसी कम हो तो हम इसको दे सकते हैं, कि मान लो कुछ रिटर्न है, मैं आपको बोल के बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपके विचार क्या है पर्टिकुलर कंसेप्ट पे, तो मैंने आपको बोल के बता दिया, अब आप मेरे को बोल के बताओगे, तो इसमें लिटरेसी का इतना कुछ नहीं है, हम कम्युनिकेशन डायरेक्ट करके भी इसका आंसर फिल कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेशन क्या हो गया, एक्सपेंसिव होगा और टाइम कंज्यूमिंग, की एक तो क्वेश्चनियर में क्या होता है कि हम सभी को एक साथ देते हैं तो एक साथ हमारे पास इतना डाटा कलेक्ट हो जाता है, बट मैं कितने ही इंडिविजुअल्स का अपने पास बैठा बैठा के फिल कर लूँगी, तो ये बहुत एक्सपेंसिव होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। मेरी बायस भी रिजल्ट को इफेक्ट कर सकती है। ये नॉट सूटेबल फॉर लार्ज सैम्पल्स, कि लार्ज सैम्पल्स के लिए सूटेबल नहीं है, लार्ज सैम्पल्स को हम इतना नहीं कर सकते कि हर एक इंडिविजुअल को बैठा के और उससे पूछे, तो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लार्ज सैम्पल्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब एक हमने देखा था क्वेश्चनियर, अभी बहुत इंडिविजुअल को ऐसे लगता है कि क्वेश्चनियर और हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा कॉमनैलिटी हो सकती है, बट ये बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं कि वो हमारे अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं। जैसे मान लो हम परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, तो हम उनको क्वेश्चनियर में तो नहीं डाल सकते, जैसे ब्लॉग डिज़ाइन होता है हमारे पास,
कि हमें एक पर्टिकुलर, या फिर नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के टेस्ट होते हैं वो हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट में आते हैं, वो क्वेश्चनर में नहीं आते, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज टूल डिज़ाइन टू मेजर मेंटल ट्रेट, एबिलिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिवली। तो ये हमारे कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिससे हम अलग अलग चीज़ को मेजर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली, ठीक है। तो टाइप्स क्या होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं हमारे पास, एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, एटीट्यूड स्केल्स। और एडवांटेज क्या है कि ये स्टैंडर्डाइज्ड है और ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। कैन मेजर इनविजिबल ट्रेट्स लाइक एटीट्यूड, और यूजफुल इन सिलेक्शन, डायग्नोसिस एंड काउंसलिंग। कि मान लो हम कुछ करते हैं, काउंसलिंग करते हैं या डायग्नोसिस, कोई डिसऑर्डर है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, तो अलग अलग टेस्ट लगा के हम क्या करते हैं, हम उससे डाटा कलेक्ट करते हैं। लिमिटेशन क्या आएगी, इसमें हमें ट्रेन प्रोफेशनल्स चाहिए। टेस्ट एंजाइटी कैन इफेक्ट रिजल्ट, कि मान लो कोई इंडिविजुअल को मैं टेस्ट करा रही हूँ, उसको यही सोच के एंजाइटी होगी कि ओहो मेरे को टेस्ट करना पड़ेगा, तो ये भी इसमें इम्पैक्ट कर सकता है। और कल्चरल बायस आ सकती है कि मान लो एक पर्टिकुलर जो टेस्ट है वो मान लो अगर इंडियन कल्चर के लिए सूटेबल है तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो वेस्टर्न कल्चर के लिए भी सूटेबल होगा। या फिर हम इंडिया के अंदर ही ले लेते हैं अलग अलग कंसेप्ट, कि मान लो कोई जो टेस्ट है वो नॉर्थ इंडियन के लिए अगर सूटेबल है तो ज़रूरी थोड़ी है वो साउथ इंडियन के लिए होगा, क्योंकि हमारे कल्चरल डिफरेंसेस है, ठीक है। और नॉर्थ में ही हम अलग अलग ले सकते हैं कि हरियाणा का कल्चर अलग होगा, पंजाब का अलग होगा, गुजरात का अलग होगा, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंसेस आ सकते हैं। फिर हमारे पास आता है केस स्टडी मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि ये इन डेप्थ डिटेल स्टडी होती है एक सिंगल केस की, कि हम एक इंडिविजुअल लेते हैं या फिर मान लो एक ग्रुप या कोई इवेंट या कोई इंस्टीट्यूशन, तो उसको हम क्या करते हैं इन डेप्थ डिटेल में, मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में निकाली जा सकती है हम सारी निकाल लेते हैं, ठीक है। टू एक्सप्लोर कॉजेज, पैटर्न, आउटकम, हम हर एक इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पता करने की ट्राई करते हैं, उसको हम केस स्टडी मेथड बोलते हैं। कि कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंस हुआ है तो वो क्यों हुआ है, क्या किस तरह से हुआ है, उसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, कौन कौन इन्वॉल्व था, कुछ भी, मतलब जो भी उसके रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल हमारे पास आ रहा है, अगर हम उसकी केस स्टडी कर रहे हैं तो उसने कहाँ से स्कूलिंग की है, उसने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया, सब कुछ केस स्टडी मेथड में आएगा। तो एडवांटेज क्या है इसकी कि प्रोवाइड रिच कॉम्प्रिहेंसिव डाटा, ठीक है। हेल्पफुल इन डेवलपिंग हाइपोथेसिस फॉर फर्दर स्टडी, कि हम मान लो कोई और स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यूज़फुल है, कि अगर हम कोई एक चीज़ को इन डेप्थ में स्टडी करेंगे तो वो हमें हेल्प करेगा हाइपोथेसिस डेवलप करने में भी। यूज़फुल फॉर रेयर और कॉम्प्लेक्स केसेस, मान लो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनको हम ग्रुप में स्टडी नहीं कर सकते। लिमिटेशंस क्या है इसकी, कि इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने क्या किया है कि एक ही केस पे स्टडी किया, एक केस पे स्टडी करके हम सभी पे जनरलाइज नहीं कर सकते, सब पे वो चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन पॉसिबल, कि हम मान लो हम वो केस स्टडी कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। कैसे, कि मान लो अगर मैं कैसे उस केस को देख रही हूँ तो वो चीज़ हमारे उस चीज़ को इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हम इन डेप्थ में स्टडी कर रहे हैं तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। अब है सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड। अब सेकेंडरी डाटा कलेक्शन में क्या होता है कि डाटा ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो होता है सेकेंडरी डाटा। तो अब सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं सेकेंडरी डाटा के, कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जैसे हमारा सेंसस हो गया, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स होगी, एनएसएस हो, नीति आयोग, इनकी रिपोर्ट्स होगी, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ होते हैं, या गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस उनको रिलीज़ करती है। हमारी बुक्स होगी, जर्नल्स हो गए, जैसे हमारी टेक्स्ट बुक हो गई, हमारे रिसर्च आर्टिकल्स हो गए। ऑनलाइन डाटाबेस जैसे गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट, यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, डाटा को ले सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड्स यानी कि स्कूल के जो डाटाबेसेस होते हैं, हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स होती है। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जैसे मान लो हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती है, या फिर एंशियंट टेक्स्ट होते हैं हमारे पास, जैसे भगवत गीता मान लेते हैं, डायरीज हो गए, लेटर्स हो गए, अलग अलग बुक्स होगी, तो वो क्या है, वो हमारे सेकेंडरी डाटा कलेक्शन में आएगा। अब एडवांटेज क्या है कि हमारा टाइम सेव कर देता है और हमारी कॉस्ट को सेव करता है। लार्ज ऑथेंटिक डाटाबेस डाटा सेट अवेलेबल, कि हमारे पास बहुत अलग अलग ऑप्शंस भी होते हैं, कि हमारे पास बहुत सारे डाटा सेट्स अवेलेबल होते हैं। यूज़फुल फॉर ट्रेंड एनालिसिस एंड कंपैरिजन, कि मान लो हम कंपैरिजन करने के लिए भी सही है, जैसे जैसे हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, ट्रेंड को एनालाइज करने की ट्राई करते हैं, तो उसमें भी हमारी जो पहले स्टडी हुई है
वो हमारे लिए यूज़फुल होती है। अब लिमिटेशन क्या है कि जो हमने डाटा देखा है या जो हमने डाटा लिया है वो आउटडेटेड हो सकता है, कि मान लो उस टाइम के लिए वो रेलेवेंट था बट अभी के लिए वो रेलेवेंट नहीं है। नॉट ऑलवेज रेलेवेंट टू करंट ऑब्जेक्टिव, यही सेम हो गया कि वो आउटडेटेड हो गया और अभी के लिए रेलेवेंट नहीं है। एक्यूरेसी में भी अनसर्टेन, कि हमें उसकी एक्यूरेसी का भी पता नहीं है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।